Hello students, I Amir Hussain, Assistant Professor from Mechanical Department SysTech. Today we will discuss about Direct Energy Conversion System. इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने देखा था कि हम किस तरह से कन्वेंशनल पावर प्लांट्स में हम हीट एनर्जी को या फिर केमिकल एनर्जी को किस तरह से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन उस दौरान हमने देखा था कि अगर हम किसी केमिकल एनर्जी को या फिर काइनेटिक एनर्जी को सबसे पहले या किसी केमिकल एनर्जी को, जैसे हमें न्यूक्लियर पावर प्लांट का एग्जांपल ले लेता हूँ जिसमें हमने न्यूक्लियर एनर्जी को सबसे पहले केमिकल एनर्जी से हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया, देन मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। तो यहाँ तक आते आते क्या होता है, बहुत सारी एनर्जी लॉसेस हो जाते हैं। तो डायरेक्ट एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम एक इस तरह का कन्वर्जन सिस्टम है जिसमें हम डायरेक्टली हीट एनर्जी का हम यूटिलाइज करके सीधे के सीधे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम कन्वर्ट करते हैं। और डायरेक्ट एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम के 4 तरह के फॉर्म्स होते हैं। सबसे पहला होता है आपका थर्मो इलेक्ट्रिक कन्वर्जन सिस्टम, थर्मियोनिक कन्वर्जन सिस्टम, फोटोवोल्टिक पावर सिस्टम एंड फोर्थ होता है आपका फ्यूल सेल्स एनर्जी सिस्टम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके थर्मो इलेक्ट्रिक कन्वर्जन सिस्टम के बारे में। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये आपका थर्मो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन सिस्टम का डायग्राम है। यहाँ पर सबसे पहले क्या है कि मैंने एक एलिमेंट ले रखा है, कोई सा भी एक मटेरियल ले रखा है किसी भी तरह का, और जो कि एक हाई टेम्परेचर पे मैं इसको हीट अप करूँगा। दूसरे एंड पर अगर आप देखेंगे ये एक उसी तरह का अलग मटेरियल है, एक या फिर सेम मटेरियल हो सकता है या अलग अलग मटेरियल भी हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए दोनों के बीच में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, एक को इन दोनों के बीच में मैंने क्या है इलेक्ट्रोड्स लगा दिए हैं। एक लगाया है मैंने आपका एन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और एक है आपका पी टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड। पी टाइप में सारे के सारे होल्स होते हैं, ये आपको पता ही है, और एन टाइप में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब हमने क्या किया कि यहाँ से जैसे ही मैं यहाँ पर हीट अप जनरेट करूँगा तो ये हीट होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, एक तरफ से तो ये मैं हीट सप्लाई कर रहा हूँ, तो ये वाला जो मटेरियल है ये हाई टेम्परेचर पे हीट हो जाएगा, और ये वाला जो मटेरियल है ये कोल्ड टेम्परेचर पर होगा, जिस वजह से क्या होगा, ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस इन इलेक्ट्रोड्स में एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा और आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या होने लगेंगे, उस दौरान फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसी दौरान हमने क्या किया कि अगर हम कोल्ड एंड से अगर हम किसी भी लोड को कनेक्ट कर देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना स्टार्ट हो जाते हैं और आपकी हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके पी टाइप में वापस ट्रांसफ़र हो जाते हैं। कुल मिला के थर्मो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन सिस्टम आपका सीबेक इफेक्ट सिस्टम के ऊपर काम करता है। आपको डायग्राम के थ्रू ये बात समझ में आ गई होगी, लेकिन एक बात ध्यान में रखिए कि आपका जो थर्मो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन सिस्टम है वो सीबेक इफेक्ट के ऊपर काम करता है, जो ये कहता है कि आपका ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉट जंक्शन एंड द कोल्ड जंक्शन। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच बिलोंग्स टू द थर्मियोनिक पावर जनरेशन सिस्टम। अब थर्मियोनिक पावर जनरेशन सिस्टम हुआ है, थर्मोनिक कन्वर्टर हुआ। इसमें क्या होता है, सबसे पहले अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो यहाँ डायग्राम में एक शेल दिखाई देगा आपको। ये एक स्फेरिकल शेल है एक्चुअली में। इस स्फेरिकल शेल के अंदर मैंने आपको दिखाया एक हॉट इलेक्ट्रोड यूज़ किया है मैंने और एक कोल्ड इलेक्ट्रोड यूज़ किया है। मीन्स एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। हॉट इलेक्ट्रोड से मीन्स क्या होगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा, क्योंकि ये क्या करेगा, आपका इलेक्ट्रॉन्स आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा। हॉट इलेक्ट्रोड कौन सा होगा, एमिटर होगा या कैथोड की तरह काम करेगा। मीन्स ये इलेक्ट्रॉन्स को आपके इमिट कर देगा। और ये जो है आपका कोल्ड इलेक्ट्रोड एज एन एनोड की तरह काम करेगा, बिकॉज इट विल एब्जॉर्ब और इट विल कलेक्ट ऑल द इलेक्ट्रॉन्स विच विल बी रिलीज बाय योर कैथोड। मीन्स इमिटर जो करेगा आपके इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करेगा और आपका एनोड जो है वो आपके इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करेगा। ठीक है, अभी तक आपने देखा कि इस डायग्राम में एक स्फेरिकल शेल है और एक आपका हॉट इलेक्ट्रोड है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करता है, और एक आपका कोल्ड इलेक्ट्रोड है जो कि आपके इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करता है। और इन दोनों इस स्फेरिकल शेल में मैंने क्या किया है, एक सीजियम नाम की एक गैस भी इसमें फिल कर दी है। सीजियम का काम क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं वो उनको टोटली सप्लाई करता है आपके दूसरे कलेक्टर इलेक्ट्रोड की तरफ डायरेक्टली। ठीक है, यहाँ पर एक गैस जब एक क्लाउड्स बन जाते हैं पूरे इलेक्ट्रॉन्स के, तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स आपके एनोड की तरफ मूव हो जाते हैं। क्या होता है कि जैसे ही आपका हॉट इलेक्ट्रोड आपके इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करता है तो कलेक्टर आपके इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करता है, और यहाँ पे फिर से टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से यहाँ पर क्या होता है, आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना स्टार्ट होते हैं और आपके लोड को इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करते हैं। ये भी थर्मियोनिक कन्वर्टर है। इसका काम भी क्या होता है, डायरेक्टली हीट एनर्जी को आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है।
इनिशियली क्या रहता है कि इसमें जो वोल्टेज पाया जाता है वो 1 वोल्ट का डिफरेंस पाया जाता है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको वोल्टेज को और भी बढ़ सकता है। जैसे जैसे आपका टेम्परेचर डिफरेंस इसमें बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे ही आपका वोल्टेज भी इसमें इंक्रीज होता चला जाएगा। इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, वो देख लेते हैं। इसके जो मेरिट्स होते हैं, इसमें अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट जो मेरिट है आपका, प्रेजेंट कैथोड इज हीटेड अबाउट 1400 डिग्री सेल्सियस। 1400 डिग्री सेल्सियस पर ही आपको क्या होता है, वोल्टेज डिफरेंस आपको, टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से आपको इलेक्ट्रिसिटी आपको प्रोवाइड होना स्टार्ट हो जाती है। दूसरे पॉइंट में जो है, इसमें क्या होता है, इस पावर जनरेशन सिस्टम का आप स्पेस में यूटिलाइज कर सकते हैं, बोट्स में यूटिलाइज कर सकते हैं, इरिगेशन सिस्टम में आप यूटिलाइज कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट जो है, आप इसका ये जो एडवांटेज ये है कि आप इस सिस्टम को सीरीज में भी कनेक्ट कर सकते हैं या फिर आप इसको पैरेलल में भी कनेक्ट कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट जो है आपका, वो ये कह रहा है कि आप इस सिस्टम को स्मॉल पावर प्लांट की तरह भी एक यूटिलाइज कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द डीमेरिट्स। इसके जो डीमेरिट्स हैं, फर्स्ट डीमेरिट ये है कि इसके अंदर आपका जो मेटल यूज़ करना होता है आपको, वो बहुत हाई टेम्परेचर पे स्टैंड होना चाहिए, बिकॉज आप एक स्फेरिकल शेल के अंदर आप दोनों के दोनों मटेरियल्स को यूटिलाइज कर रहे हैं, तो इसलिए आपका जो मेटल होना चाहिए वो एक हाई टेम्परेचर पे स्टैंड करना चाहिए। दूसरा जो है, ये कह रहा है नीड्स हाई ऑपरेटिंग टेम्परेचर एट एनोड। एनोड की तरफ क्या रहता है आपका, हाई टेम्परेचर रहता है, तो उस दौरान आपको और भी ज़्यादा अच्छा मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। थर्ड पॉइंट आपसे जो कह रहा है, नीड्स स्पेशल सील टू प्रोटेक्ट द कैथोड फ्रॉम कॉरोसिव गैसेस। आपका जो स्फेरिकल शेल होता है उसके अंदर कोई भी लीकेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी लीकेज हुआ तो एयर के थ्रू अंदर, अगर एयर उस सीजियम गैस के अंदर चली जाती है तो वहाँ पर जाके ये रस्टिंग कर सकती है। फिर उसके बाद क्या होता है, सीजियम गैस का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, ताकि उसके अंदर वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्लाउड ना बने और आपके इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली स्ट्राइक करें कैथोड से एनोड की तरफ। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ डायरेक्ट एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम। नेक्स्ट टाइप ऑफ डायरेक्ट एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम जो रहता है, वो रहता है आपका फ्यूल सेल्स। फ्यूल सेल्स में हम क्या करते हैं, एक डायरेक्टली इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी को हम एक तरह से हम केमिकल एनर्जी को, इलेक्ट्रोकेमिकल का मतलब क्या रहता है कि आप किसी केमिकल एनर्जी को एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो फ्यूल सेल्स में हम उसका काम करते हैं। तो फ्यूल सेल्स के जो मेन कंपोनेंट होता है वो रहता है आपका फ्यूल इलेक्ट्रोड, ऑक्सीडेंट रहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट रहते हैं। सो बाय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रहता है वो आता है आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल, जिसको हम मोस्टली जानते हैं हाइड्रोजन सेल के नाम से। तो मैं आपको इसका वर्किंग जो है बाय डायग्राम आपको समझाऊंगा। जब आप सारे के सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। सो यहाँ पर आप ये डायग्राम देख सकते हैं। यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं, ये एक इनक्लोजर है, एक्चुअली में ये एक इनक्लोजर है। यहाँ पर एक इनक्लोजर लगा रखा है, और उसके बाद यहाँ पर आप ये जो देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रोड्स हैं, दो दो यहाँ पे ये निकल के इलेक्ट्रोड्स हैं एक्चुअली में। ठीक है, और ये निकल के इलेक्ट्रोड्स हैं, और यहाँ पर मैंने जो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया है वो है आपका पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड का नाम का आपका ये इलेक्ट्रोलाइट है। सो एक इनक्लोज़र है आपका, इनक्लोज़र के अंदर आपके ये जो हैं ये इलेक्ट्रोड्स हैं, एंड इलेक्ट्रोड्स के अलावा ये जो आप चीज़ देख रहे हैं यहाँ पर जो मैं केमिकल इस्तेमाल कर रहा हूँ वो है आपका पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड का केमिकल यूटिलाइज़ किया जा रहा है। और इसकी जो सरफेस है, यहाँ पर सरफेस के ऊपर मैं प्लेटिनम की कोटिंग कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने प्लेटिनम की कोटिंग करी हुई है, और इनलेट में मैं यहाँ से हाइड्रोजन सप्लाई कर रहा हूँ, और उसके बाद हाइड्रोजन यहाँ से आउटलेट पे जा रहा है। इसी तरह से मैं ऑक्सीजन यहाँ से सप्लाई कर रहा हूँ, और उसके बाद ऑक्सीजन आउटलेट में यहाँ से बाहर की तरफ आ रहा है। इलेक्ट्रोलाइट में इन कर रहा हूँ यहाँ से, एंड देन इलेक्ट्रोलाइट में यहाँ से एग्जिट कर रहा हूँ, और यहाँ पर इलेक्ट्रोड से मैंने लोड को कनेक्ट कर रखा है। अब हम इसकी वर्किंग देख लेते हैं। अभी आपने देखा कि किस तरह से इसके पार्ट्स हमने पढ़े। अब हम इसकी वर्किंग देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जैसे ही मैं यहाँ से एक हाइड्रोजन सप्लाई करता हूँ, हाइड्रोजन गैस सप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन या प्लेटिनम की जो कोटिंग होती है वो इसलिए की जाती है कोटिंग, ताकि आपका प्लेटिनम एज ए कैटलिस्ट की तरह काम करे और केमिकल रिएक्शन बहुत तेज़ी के साथ हो। जैसे ही हाइड्रोजन यहाँ आता है, तो ये हाइड्रोजन क्या हो जाता है आपका, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, और आपके दो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देता है, ये आपके लूज़ कर देता है। यह आपके दो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देता है, लूज़ कर देता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ से मूव होते हुए ऊपर की तरफ जाते हैं, और यही इलेक्ट्रॉन आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हुए दो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं आपके पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स की तरफ आ जाते हैं। क्या होता है कि जैसे ही आपने यहाँ से एक, तो मैंने यहाँ से हाइड्रोजन दिया, तो हाइड्रोजन ने क्या किया, अपने दो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए। आपके अंदर की तरफ क्या था, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड था, तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स किससे रिएक्ट हो जाएंगे, आपके OH से रिएक्ट हो जाते हैं, और यहाँ पर आके राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स की बन जाते हैं।
ठीक है, और यहीं से जब ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव करते हैं तो ये आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हुए इस तरफ आ जाते हैं दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ। अब यहाँ से क्या किया है मैंने, यहाँ से अगर मैंने ऑक्सीजन सप्लाई किया है यहाँ पर, तो ये ऑक्सीजन में से क्या होगा, 2 ऑक्सीजन इसके अंदर एंटर करेंगे और यही ऑक्सीजन क्या करेंगे, इन इलेक्ट्रॉन्स को ग्रैब कर लेंगे। और ये ऑक्सीजन, जैसे ही ये ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉन्स को ग्रैब करेंगे तो आपकी क्या क्या रिएक्शन हो जाएगी, 2 हाइड्रोजन एटम्स हो जाएंगे आपके, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे आपके, और एक आपका ओ एच नेगेटिव हो जाएगा। इन सबको अगर आप देखेंगे तो ये सारे के सारे मिलके क्या बना लेंगे, आपका 2H2O पानी बना लेते हैं। ठीक है, सो इसकी मैं केमिकल रिएक्शन आपको बताता हूँ। अगर आपको ये बात क्लियर नहीं हो तो मैं फिर से एक बार और समझा देता हूँ। हाइड्रोजन एटम आपके एक तरफ से एंटर करते हैं। हाइड्रोजन एटम्स क्या करते हैं, 2 हाइड्रोजन एटम पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं, बिकॉज वो आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देते हैं, इस रिएक्शन में रिलीज कर देते हैं। यही इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हुए इलेक्ट्रिसिटी से लोड करते हुए दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ आ जाते हैं। KOH का OH जो रहता है, इसमें जब हम सप्लाई करते हैं, जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स कैटेलिस्ट में रिएक्शन की वजह से KOH भी क्या होता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर देता है और OH इस तरफ आ जाता है नेगेटिव चार्ज होने की वजह से पॉजिटिव एंड पर, और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स भी किस तरफ वो मूव होते हैं, पॉजिटिव की तरफ मूव होते हैं। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इसको कंज्यूम कर लेता है। और यहाँ से हमने क्या किया, ऑक्सीजन भी हम यहाँ से सप्लाई कर रहे हैं। तो आपने क्या देखा कि 2H ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, और यही 2 इलेक्ट्रॉन किसने कलेक्ट कर दिया, आपके OH ने। और यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, एक ऑक्सीजन और आता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन आपका किसने ले लिया, OH ने ले लिया, और एक इलेक्ट्रॉन आपके ऑक्सीजन ने ले लिया। ठीक है, तो ये कितना होगा, अब केमिकल रिएक्शन किस तरह से हो जाएगी, ये रहे आपके 2 हाइड्रोजन, फिर आपके 2 इलेक्ट्रॉन थे, और देन आपका क्या था, आपका OH नेगेटिव था एक, और एक आपका क्या था, ऑक्सीजन था। सो अगर आप इन सभी को कंबाइन कर दें तो आपकी रिएक्शन कितनी बन जाएगी, 2 हाइड्रोजन रहे, 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके, एक एक OH ने कंज्यूम कर लिया और एक आपके ऑक्सीजन ने कंज्यूम कर लिया। तो यहाँ पर कितने O दिख रहे हैं आपको, 2 O दिख रहे हैं। तो ये किस तरह से हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2H2O हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर आपको ये जो O दिख रहा है, यहाँ पर ये OH दिख रहा है, एक्चुअली में ये O होता है, ये यहाँ पर 2, ये ऑक्सीजन को आप हटा दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 2H2O हो जाएगा। अब आपकी केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएगी, क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब मैं आपको आगे भी केमिकल रिएक्शन बता देता हूँ। सो आप यहाँ पर देख रहे हैं, सबसे पहले हाइड्रोजन ने क्या किया, कैटेलिस्ट से रिएक्ट होने के बाद 2 हाइड्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए। यही 2 हाइड्रोजन आपके क्या हो जाते हैं, आपके जो KOH होता है उसके साथ रिएक्ट हो जाते हैं और यहाँ पे वाटर बना लेते हैं 2H2O। और ओवरऑल रिएक्शन क्या होती है, एक्चुअली में ये होती है, दूसरे एंड से ऑक्सीजन आता है, आपका वाटर होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये आपका जो रहता है 2OH, जो कि राइट हैंड साइड के इलेक्ट्रोड पर हमने देखा था नेगेटिव एंड में। ठीक है, तो कुल मिला के ये वाटर बन जाता है एंड में, और वाटर को हम डाउनवर्ड पोर्शन से हम इस वाटर को रिलीज कर देते हैं। अब क्या होता है, आपके फ्यूल सेल्स के कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। सो इसके एडवांटेजेस जो रहते हैं वो ऐसे होते हैं कि आप इसकी डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, सॉरी, इसकी केमिकल एनर्जी को आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आपका पॉल्यूशन से फ्री होता है, इसमें ना तो कोई एयर पॉल्यूशन होता है ना वाटर पॉल्यूशन होता है। थर्ड पॉइंट जो है, ये साइज़ में बहुत छोटा होता है और इसका वेट बहुत कम होता है। और फोर्थ टाइप जो है, इसमें इसका मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होता है, कम होता है, और इसके लेस मैकेनिकल कंपोनेंट्स यूज़ किए जाते हैं। डिसएडवांटेज इसका ये है कि इसका इनिशियल कॉस्ट बहुत हाई होता है, इसमें लो वोल्टेज होता है, और इसकी सर्विस लाइफ भी बहुत कम होती है। अब हम देख लेते हैं लास्ट टाइप ऑफ डायरेक्ट कन्वर्जन एनर्जी सिस्टम, सोलार फोटोवोल्टिक सेल। सो आपने यहाँ पर जो नोट्स में आप ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं, अगर आप इन सारे के सारे पॉइंट्स को पढ़ेंगे तो आपको ये बहुत आसान पॉइंट्स हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। इसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस भी समझ में आ जाएंगे, लेकिन आपको इसका वर्किंग ज़रूर समझना। बाय डायग्राम अगर आप इसका वर्किंग समझेंगे तो आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स आसानी से समझ में आ जाएंगे। सो मैं आपको सोलार फोटोवोल्टिक सेल का कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ होते हैं और किस तरह से इनका वर्किंग रहता है वो मैं आपको समझाता हूँ। सोलार फोटोवोल्टिक सेल्स को हम पीवी सेल्स भी कहते हैं। सोलार फोटोवोल्टिक सेल्स को हम पीवी सेल्स भी कहते हैं। तो ये किस तरह से वर्किंग करता है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, एक तरह से मान लीजिए ये मेरे पास एन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड है और ये मेरे पास पी टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड है।
अब सबसे पहली बात आपने सुना होगा फोटोवोल्टिक सेल्स में हम क्या करते हैं कि फोटोवोल्टिक सेल के अंदर हमें एक सिलिकॉन की लेयर यूटिलाइज करनी पड़ती है। एक्चुअली में सिलिकॉन ही हम यूज़ क्यों करते हैं और सिलिकॉन बनता कैसे है, सबसे पहले तो हमें यह बात मालूम होना चाहिए। सिलिकॉन जो रहता है आपका सैंड से बनता है। सैंड में क्या होता है 99.99% तक वो क्या करता है सिलिकॉन आपका एब्जॉर्ब कर लेता है। सिलिकॉन एक ऐसा मटेरियल है जो 99.99% तक की सोलर एनर्जी को कंज्यूम कर लेता है। तो हम सैंड को क्या करते हैं 2000 डिग्री सेल्सियस पे जब हम उसको हीट अप करते हैं तो उसमें और कार्बन की क्वांटिटी एड अप होने की वजह से वही सैंड काय में कन्वर्ट हो जाती है, एक पोरस सिलिकॉन कण में कन्वर्ट हो जाती है। एंड देन फिर हम इसी पोरस सिलिकॉन को वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करके हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाते हैं तो उस दौरान हमें मिलता है पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन। इस पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन को हम क्या करते हैं वेफर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ। सैंड को सबसे पहले हम 2000 डिग्री सेल्सियस पे कार्बन की प्रेजेंस में हीट अप करते हैं तो आपकी ये सैंड काय में बन जाती है, पोरस सिलिकॉन में कन्वर्ट हो जाती है। एंड इस पोरस को हम डस्ट में कन्वर्ट करके आपके वेपराइज कर देते हैं, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तब जाके आपको पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन मिलता है और पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन को हम वेफर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर जो चीज़ देख रहे हैं एक्चुअली में, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड बनने से पहले, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बनने से पहले क्या होता है, ये एक लेयर होती है एक्चुअली में। सो आपने ये जो सिलिकॉन का वेफर है ये दिखता कैसा होगा एक्चुअली में। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, सो मैं यहाँ पर, सो अभी आप इस डायग्राम में जो देखेंगे आपको यहाँ पर ये जो मैंने अंदर की तरफ ये एक वेब बनाया है, ये जो आपको दिख रहा है, ये क्यों बनाया है, क्योंकि ये जो एक सिलिकॉन के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये एक दूसरे से बिल्कुल होल्ड करके बैठे होते हैं। ठीक है, तो ये जो सिलिकॉन की लेयर से हमें ये समझ में आता है कि अगर हम सिलिकॉन की लेयर लगा देते हैं, अगर हम किसी तरह से, तो कुछ हमारा सोलर एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। नहीं, ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। क्या होता है कि यहाँ पर आपके जो सिलिकॉन के एटम्स होते हैं वो एक दूसरे से काफ़ी कंप्लीटली बॉन्डेड रहते हैं और इसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता। जैसे मान के चलिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ऊपर की तरफ से अभी मैं यहाँ पर एक फॉस्फोरस फीड करता हूँ। यहाँ पर मैं फॉस्फोरस फीड करता हूँ। फॉस्फोरस का कन्फिग्रेशन क्या होगा आपका, अगर हम देखें तो वो रहेगा आपका 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड लास्ट में 3p3 एंड 3d2। बट यहाँ पे 3d2 तक आते आते यहाँ पर ये बचता ही नहीं है, क्योंकि कितने हो जाते हैं, 2 4 10 12 15 मीन्स इसके इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो चुके हैं। लेकिन अभी भी क्या है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स की इसको और रिक्वायरमेंट है और डी के पास इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। मीन्स इसको आउटर शेल में इसको 5 इलेक्ट्रॉन्स की और ज़रूरत है। आउटर शेल में इसको 5 इलेक्ट्रॉन्स की और ज़रूरत है। अब मैंने ऊपर की तरफ से मैं फॉस्फोरस फीड कर रहा हूँ और ठीक है, और नीचे की तरफ से मैंने क्या किया, बोरॉन फीड कर दिया, इसमें बोरॉन इंजेक्ट कर दिया मैंने इसमें। अब यहाँ से बोरॉन को इंजेक्ट करूँगा तो बोरॉन का कन्फिग्रेशन क्या होता है, 1s2, 2s2, 2p1। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मुझे p में कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, मुझे 5 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि इसका फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहाँ तक जा रहा था, यहाँ तक जा रहा था, और इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे, 5 चाहिए। देखिए मीन्स इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 15 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो 1s2, 2s2 और 2p6 तक तो पूरे हो गए। लेकिन ये 5 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देगा, 5 इलेक्ट्रॉन्स ये क्या करेगा, लूज कर देगा, ये 5 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा। सो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं
कि यहाँ पर मैंने जिस तरह से फॉस्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो ये फॉस्फोरस ने 5 अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर दिए हैं और बोरॉन को 5 होल्स थे, मींस उसको 5 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट थी। तो फॉस्फोरस ने क्या किया, अपने चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स आपके बोरॉन को सप्लाई कर दिए, चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स आपके सप्लाई कर दिए। तो इस तरह से क्या हुआ, फॉस्फोरस का आउटर शेल भी कंप्लीट हो गया और बोरॉन का भी आउटर शेल कंप्लीट हो गया। लेकिन इस वजह से क्या होगा, यहाँ पर एक डिप्लीशन लेयर बन जाएगी, मींस यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस डिप्लीशन लेयर की होने की वजह से यहाँ पर ना तो कोई इलेक्ट्रॉन होगा, ना तो यहाँ पर कोई पॉजिटिवली चार्ज होगा, ना कोई नेगेटिवली चार्ज होगा, क्योंकि सबने अपना आउटर शेल फिल कर दिया है। इस कंडीशन में अगर आप यहाँ पर लोड भी कनेक्ट कर देते हैं तो यहाँ लोड में से कोई भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं होगी, क्योंकि बिकॉज डायरेक्टली ही यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो गया है विदाउट एनी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा कि इसकी जो डिप्लीशन लेयर फॉर्म हो रही है ये, इस डिप्लीशन लेयर को मुझे ख़त्म करना होगा बाय यूजिंग द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी। और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे लिए कौन काम करता है, आपकी सन रेज। सो यहाँ पर एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी जो जैसे ही सन रेज क्या होंगी यहाँ पर फेल डाउन होती हैं, यहाँ पर जैसे ही आपकी सन रेज फेल डाउन होती हैं, सो जैसे ही आपकी यहाँ पर ये रेज आती हैं, सन रेज आती हैं, तो ये डिप्लीशन लेयर क्या हो जाता है, ये डिप्लीशन लेयर आपका टूट जाता है एंड वापस से आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स सेपरेट हो जाते हैं एंड आपके होल्स भी सेपरेट हो जाते हैं, क्योंकि बिकॉज यहाँ पर जो डिप्लीशन लेयर बन रही थी, बिकॉज यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सन रेज होने की वजह से डिप्लीशन लेयर टूट जाती है पूरी तरह से और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स सारे के सारे सेपरेट हो जाते हैं, जिस दौरान अब आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, अब रेंडमली मूव करते हैं और होल्स भी आपके रेंडमली मूव करते हैं। इसी दौरान अगर आप किसी लोड को कनेक्ट कर देते हैं, जैसे कि मैंने एक लोड लिया और यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, तो क्या होगा, आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये इलेक्ट्रॉन्स आपके मूव होना स्टार्ट हो जाएंगे और जैसे ही आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव होंगे तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी, वोल्टेज जनरेट हो जाएगा एंड देन यही इलेक्ट्रॉन्स वापस पी टाइप की तरफ जाके इन होल्स के साथ मूव कंबाइन होके पूरी तरह से अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट भी कर लेंगे और हमें आउटसाइड में एनर्जी सोर्स भी प्रोवाइड कर देंगे। मैंने जो अभी आपको हैंड रिटन डायग्राम बना के दिखाया है, इसका मेन डायग्राम आपका ये है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक एन टाइप ऑफ रीजन है, पी टाइप ऑफ रीजन है। इन दोनों के बीच में हमने क्या है, एक डिप्लीशन लेयर जनरेट होती है। जैसी सनलाइट ऊपर से फेल डाउन होती है, डिप्लीशन लेयर मूव हो जाती है, इलेक्ट्रॉन सेपरेट हो जाते हैं और आपके फॉस्फोरस या फिर बोरॉन जो रहते हैं अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा करते हैं। और आपका जो लोड होता है कनेक्ट, जो लोड लिखा हुआ है राइट हैंड साइड पर आप देख रहे हैं, उस लोड पे हमें क्या मिल जाती है, इलेक्ट्रिसिटी हमें मिल जाती है। देन सोलार फोटोवोल्टिक सेल्स के कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस होते हैं, वो देख लेते हैं। सोलार फोटोवोल्टिक सेल के कुछ एडवांटेजेस जो रहते हैं, वो पहला एडवांटेज ये रहता है कि एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होती है। ये इनएग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी होती है, मीन्स ये ख़त्म नहीं हो सकती, अनंत है, क्योंकि हम सूरज से रोशनी का सूरज से एनर्जी सोर्स हम यूटिलाइज कर रहे हैं। ये पॉल्यूशन से फ्री होता है, ये चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है और इसकी ये रिमोट एरियाज़ में, इन रिमोट एरियाज़ where conventional energy is not available, solar energy can be quite useful। मीन्स उन एरियाज़ में जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर सकते या फिर हम पावर प्लांट स्टार्ट नहीं कर सकते बहुत सारी जगहों पे, वहाँ पर हम इस तरह की सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जैसे गांव हो गए, खेती बाड़ी हो गई, बंजर ज़मीन हो गई बहुत बड़ी, वहाँ पर हम सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स का प्लांट इंस्टॉल करके वहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या होता है कि सोलार एनर्जी आपके डे टाइम पे तो अवेलेबल होगी बट नाइट टाइम पे अवेलेबल नहीं होगी। सोलार एनर्जी को लार्ज एरिया में आपको क्या सोलार पैनल्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे। रेनी डेज़ में आपको, क्लाउडी डेज़ में भी आपको इसमें दिक्कत आती है। ये छोटे से कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। ये जो था, ये आपके चारों के चारों जो पार्ट्स थे, आपके जो चारों के चारों पार्ट्स थे, ये आपने देखे, ये पूरे डायरेक्ट एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम पर बेस्ड थे। सबसे पहले था आपका थर्मोइलेक्ट्रिक पावर जनरेशन सिस्टम, देन थर्मियोनिक्स पावर जनरेशन सिस्टम, देन फ्यूल सेल्स, देन सोलार फोटोवोल्टिक सेल्स। आई होप आपको सभी पॉइंट्स अच्छे से समझ में आए होंगे। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ ए डाउट, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।